मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के रुद्रपुर दौरे पर रहे, जहां सीएम ने मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 के तहत साइकिलिंग प्रतियोगिता का अवलोकन किया। इस मौके पर सीएम ने स्कूली छात्र छात्राओं से मुलाकात करने के बाद साइकिल भी चलाई। साथ ही प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया। उत्तराखंड में राष्ट्र खेल चल रहे हैं। इसी बीच ताइक्वांडो के खेल में मैच फिक्सिंग का आरोप भी लगाया जा रहा है, जिस पर विपक्ष ने सरकार पर निशाना भी साधा। हालांकि सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए निलंबन की कार्रवाई भी की है। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री दोनों ही खेलों को लेकर प्रोत्साहित कर रहे हैं और जिस तरह से खेलों में कोई गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। के प्रधानमंत्री जी से लेकर के और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तक सभी खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य कर रहे हैं और पारदर्शिता से खेल हो, इसी को लेकर के काम चल रहा है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी कोई अधिकारी या कोई भी व्यक्ति खेलों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है या किसी प्रकार की सौदेबाजी करने की कोशिश कर रहा है तो सरकार उसका संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ जांच भी कर रही है और उनको निलंबित भी करने का काम कर रही है, उनको हटाने का भी काम कर रही है। क्योंकि देश का खिलाड़ी अगर खेलेगा तो देश बढ़ेगा, प्रदेश बढ़ेगा। मुझे लगता है कि क्योंकि उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसे पारदर्शिता से कराने का काम उत्तराखंड की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बाकायदा संज्ञान लेकर के जो लोग इसमें गलत तरीके से गलत तथ्यों को लेकर के या गलत का हमारे बच्चों के साथ करने का काम करें, उनको सजा मिलने का काम होगा और कोई भी नहीं बचेगा। अगर कोई गलत काम करेगा, कोई किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, अगर गलत करेगा तो उसको सजा मिलना तय है और जांच भी चल रही है और उन लोगों को हटाने का काम भी सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यमकेश्वर के विद्याणी पहुंचे, जहां ब्रह्मलीन राष्ट्र संत महंत अवधेनंद जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए, जिसके बाद उन्होंने श्री आनंद सिंह बिष्ट स्मृति पार्क में 100 फीट तिरंगे और 2 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया। लगभग 3.25 वर्ष बाद फिर से इस धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं सबसे पहले श्री सतपाल महाराज जी को, डॉक्टर धन सिंह रावत जी को, जिनके कारण मुझे फिर से यहां पे आज मौका मिला है आने का। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तराखंड यहां पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कर्मठ मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विकास के नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। एक कृषि मेला उसका एक उदाहरण है और कृषि मेला एक ऐसी जगह लगा है जो एक महाविद्यालय है। महाविद्यालय से मेरा लगाव इसलिए भी क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव महंत अवधेनाथ जी महाराज ने और मेरे पूज्य पिता श्री आनंद सिंह बिष्ट जी ने इस महाविद्यालय के निर्माण के लिए अपना पूरा जीवन और योगदान दिया था और आज उत्तराखंड सरकार के सहयोग से महाविद्यालय विकास की एक नई प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। यहां पर जीवी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। यह देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। 1960 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और देश के जो बाद में गृह मंत्री बने थे
ऐसे श्री गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ। विश्वविद्यालय ने देश के अंदर हरित क्रांति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। देश के अंदर खाद्यान्न सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आज जो कदम हम बढ़ा पा रहे हैं, वह इस विश्वविद्यालय ने 1960 के दशक में प्रारंभ किया था। और आज आप देख रहे होंगे, इस देश की आबादी जब आज से 1/3 थी, तब देश के अंदर खाद्यान्न संकट था। आज देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी है और उसमें से 80 करोड़ लोगों को पिछले 5 वर्ष से प्रधानमंत्री मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान करा रहे हैं। खाद्यान्न सुरक्षा का इससे बड़ा और कोई गारंटी दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिल सकती जो भारत दे रहा है। विश्वविद्यालय के स्तर पर क्या क्या प्रयास हुए हैं, या फिर राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के स्तर पर या मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा क्या कुछ नया किया जा रहा है, इस मेले के माध्यम से सब कुछ डिस्प्ले यहां पर हो गया है। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि एक बार देखना चाहिए। उत्तराखंड ने विकास किया है, लेकिन अपनी मूल परंपरा से हट करके केवल भौतिक विकास हमें अस्थायी संतुष्टि नहीं दे सकती। खेत यहां के बंजर होते जा रहे हैं, क्या हम उसको बागवानी में बदल सकते हैं? क्या सब्जी उत्पादन के साथ या पॉली हाउस की उस परंपरा के साथ जिसमें विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र ये सभी कार्य कर रहे हैं, क्या उधर हम आगे बढ़ सकते हैं? डेयरी सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं। आपके लिए पूरा का पूरा मैदान पड़ा हुआ है, जहां पर आप यहां से दूध, सब्जी, फल यहां से सप्लाई कर सकते हैं। नौकरी और रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा, लेकिन उत्तराखंड के अंदर ही अपनी पुश्तैनी जमीन को एफपीओज गठित करके बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। और मुझे लगता है वो आपको आत्मनिर्भर भी बनाएगा, उत्तराखंड को खुशहाल भी करेगा, और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्तराखंड का जो योगदान है, उस योगदान को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में मदद भी कर देगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा के लोहिया स्थित गेस्ट हाउस में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आम जनता से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने जनता की समस्याओं को सुना, साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को शिकायत के निस्तारण के भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि सीएम धामी देर शाम कुमाऊं क्षेत्र के दौरे के दौरान रात्रि विश्राम के लिए खटीमा के नगला स्थित अपने पैतृक आवास पहुंचे थे। रेल बजट से उत्तराखंड की झोली में 4,641 करोड़ रुपए आए हैं। उत्तराखंड के लिए मिला बजट पड़ोसी राज्य हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से कई ज्यादा है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि भले ही राज्य के हिस्से आए बजट ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निर्माण और तेज गति से करने में मदद मिलेगी, लेकिन ये बजट पिछले बजट के मुकाबले कम है, इसमें भी कटौती की गई है। उन्होंने आगे कहा कि जो रेल बजट मिला है, ये पहले से चल रही योजनाओं पर खर्च होगा, नया तो कुछ भी उत्तराखंड को मिलेगा नहीं। देखिए, रेल बजट को लेकर के सरकार जो दावे कर रही है वो धरातल पर वास्तविकता से मेल नहीं खाते। और पिछले वर्ष के रेल बजट की तुलना में इस बार उत्तराखंड को कम रेल बजट मिला है, और ये बजट उन योजनाओं में खर्च होगा जो पहले से चल रही हैं, उनका काम पूरा करने के लिए ये बजट है। तो नया क्या मिला उत्तराखंड के लिए? उत्तराखंड के लोगों को बड़ी आशाएं थी। कुमाऊं मंडल में कई रेल परियोजनाएं हैं जिनका आश्वासन सरकार ने जनता को दिया हुआ है, लेकिन उन पर काम आगे नहीं बढ़ रहा है। और कैसे जो है उत्तराखंड का विकास होगा,
रेल बजट उस बारे में कुछ भी नहीं कह रहा है। और रूटीन का बजट आप उत्तराखंड को दे रहे हैं, उसमें भी पिछले वर्ष की तुलना में कटौती कर रहे हैं और फिर भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ये तो समझिए कि हजम होने वाली बात नहीं है और जनता इससे बहुत निराश है, क्योंकि डबल इंजन की बात लगातार सरकार करती है, तो उस डबल इंजन का असर दिखाई देना चाहिए और राज्य को जो है अतिरिक्त रेल बजट मिलना चाहिए था, जिससे नई परियोजनाएं शुरू हो सकती है और राज्य के विकास में कदम आगे बढ़ाए जा सकते। लेकिन यहाँ तो पुरानी ही परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए बजट मिल रहा है और वो भी जो है काटा जा रहा है। देहरादून के नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल 7 फरवरी को देहरादून के मेयर पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। वहीं शपथ ग्रहण को लेकर नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल का कहना है कि वो कल देहरादून के मेयर पद की शपथ लेंगे, साथ ही उनके साथ उनके पार्षद भी शपथ लेंगे। उन्होंने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। और इस कार्यक्रम में आप कहीं कोई छूट जाए तो फिर देखिए, अभी उस विषय में अभी बातचीत हमारी हो रही है और अभी शपथ ग्रहण के लिए हमें अभी जो तैयारी है, इसकी तैयारी को लेकर, क्योंकि सब लोगों तक अपना निमंत्रण पहुंच जाए, ये परम आवश्यक है। और जिन लोगों ने भी मेहनत करी है अपने पार्षदों के साथ, जो उनके समर्थक हैं, उन सब तक भी वो कार्ड पहुंच जाए, उनको जो हमारा निमंत्रण है वो पहुंच जाए। भी इस विषय पे हमारा ध्यान है और साथ ही अभी आगे हम क्या करने वाले हैं इस विषय पे भी जो बोर्ड बैठक है जल्दी एक उसके लिए बुलाएंगे, दूसरी बोर्ड बैठक बुलाएंगे और उसको क्योंकि ये जो शपथ ग्रहण होती है ये प्रथम बैठक मानी जाती है और ये तो एक प्रथम बैठक के तौर पे इसको लिया ही जाएगा शपथ ग्रहण को। और इसके बाद जो तुरंत एक दूसरी बैठक बुलाएंगे उसमें अन्य जो आगे की क्या कार्य हमारे होने हैं और किन किन क्षेत्रों में किन किन कार्यों की ज़्यादा आवश्यकता है, उसके लिए एक बार हम वैसे फौरी तौर पे बैठ भी चुके हैं और कई चीज़ें हमने उसमें अपना एक निकाला है कि कहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम पे काम होना है, कहाँ पर सड़कों के गड्ढों के विषय में काम होना है, कहाँ पर शौचालयों का कोई इस प्रकार से कहीं पे निर्माण है या सौंदर्यीकरण है या पार्कों का सौंदर्यीकरण है, कहीं पे ग्रीनरी को लेकर है, इन सब विषयों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देहरादून डीएम सवीन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में वन पंचायत समिति गठन को लेकर बैठक की, जिसमें डीएम ने जिले के ग्रामीण क्षेत्र वन पंचायतों को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए उप जिलाधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने वन पंचायत को उनके मौलिक अधिकारों से संपन्न बनाने के लिए उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया और कहा कि संबंधित डीएफओ से अभिलेख प्राप्त करते हुए वन पंचायतों के सदस्यों को जागरूक करना सुनिश्चित करें। साथ ही डीएम ने यह भी कहा कि वन पंचायत के सदस्यों को उनके अधिकार और आमदनी के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाए। फॉरेस्ट फायर्स से रिलेटेड हमारा फोकस रहेगा वन पंचायतों पे। वन पंचायतें इज़ अ सेल्फ सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशन। एक बार उनको अगर हम निर्वाचित कर दें और ठीक से गठित कर दें तो दे नो देयर राइट्स एज वेल एज देयर ड्यूटीज़। तो उनको फॉरेस्ट की जो रॉयल्टी के एरियाज़ हैं, एक बार हमने यदि वो दिलवा दिए तो दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल इन स्कॉचिंग द फॉरेस्ट फायर्स, क्योंकि वो अपने स्तर से फॉरेस्ट के प्रोटेक्ट भी करते हैं, फॉरेस्ट वॉचर्स भी रखते हैं और फायर लाइन्स भी बनाते हैं, बिकॉज इन वन वे और द अदर दे आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर livelihood as well as the social well-being.